अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुशामदीद। उम्मीद करते हैं सब लोग खैरियत से होंगे। जुदाई मौत होती है, सोनी मिर्ज़ा, किस नंबर 9, सीक्रेट एजेंट पीस और एक मासूम सी लड़की, हीरो बॉस भी है उसका और कब मोहब्बत हुई दोनों को नहीं अंदाज़ा। लेकिन अब कुछ ऐसा उसमें होने लगा है कि आप लोग खुद उसमें थोड़ा-सा हैरान रह जाएँगे क्योंकि अब स्टोरी कह लो कि बनना स्टार्ट हो चुकी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियोस पसंद आए तो उस पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। किस नंबर 9 स्टार्ट करते हैं जी। हाय ज़ीजान, केबिन में कदम रखते ही उसने सामने खड़ी आशीन को देखा जो उसी से मुखातिब थी। हाय, शाइस्तगी से कहता हुआ वो अपनी रोलिंग कुर्सी पर आ बैठा। नाराज़ हो क्या मुझसे? चेयर पर बैठते हुए उसने पूछा। नहीं, फिर इतने दिनों से मुझसे बात क्यों नहीं की? बिज़ी होता हूँ। अब ऐसी भी क्या मसरूफ़ियत कि अपनी होने वाली बीवी से बात भी ना करो? तुमसे किसने कहा कि तुम मेरी होने वाली बीवी हो? देखो सीजान, अगर तुम्हें मेरी कोई बात बुरी लगी है, तो इसके लिए मैं सॉरी करती हूँ। बट प्लीज़, ये फ्यूचर वाइफ़ ना होने वाला मज़ाक मेरे साथ मत किया करो। सच्चाई को झुठला रही हूँ, नुकसान तुम्हारा अपना है। क्या मतलब? उसने तेवरी चढ़ाई। आशु, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता और मैंने तुम्हें शुरू से ही बता दिया था कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड तो रह सकती हो, लेकिन शादी का मत सोचना। तुमने शायद टाइम पास किया है मेरे साथ। वो हड़बड़ा उठी। क्या मैंने तुम्हारा कभी मिसयूज किया? नहीं ना? तो सिर्फ दिल लगी को मोहब्बत का नाम मत दो। पर मैंने तो सच्ची मोहब्बत की है तुमसे। मुझे यकीन है कि तुम्हें बहुत अच्छा हमसफर मिलेगा। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि वो लड़की कौन है जिसकी खातिर तुम मुझे ठुकरा रहे हो? लड़की। वो ताज्जुब से घूरने लगा। हाँ, लड़की। क्योंकि मैं जानती हूँ कोई ना कोई लड़की तो तुम्हारी जिंदगी में जरूर आई है, जिसकी वजह से तुम्हारे तेवर बदल गए हैं। अगर तुम ऐसा सोचती हो तो सोचो, शौक से सोचो। उसने कुर्सी के साथ टेक लगाई तो वो हल्की सी झूल गई। जी जान, अपना सर झटक कर वो कुर्सी से उठते हुए उसके करीब आ गई। यकायक हूर भी अपना काम खत्म करके सामने वाले काउंटर पर विराजमान हुई। अचानक निगाहें शीशे के इस पार होने वाले मंजर पर टिक गई। आशीन पूरी तरह उसके चेहरे पर झुकी हुई थी। देखो प्लीज, ऐसा मत बोला करो, मेरा दिल टूट जाएगा। और किसी के दिल तोड़ने का तो कोई कफारा भी नहीं होता। तुम भी तो मुझसे मोहब्बत करते हो ना? वो मज़ीद झुककर उसके करीब हुई थी। जवाहर ने अपना चेहरा ऊपर किया। वो बासानी उसकी सांसों की आवाज़ सुन सकता था। अहूर ने अपनी मखसूस कुर्सी पर बैठे-बैठे ही मुठियाँ भींच ली थी। दिल में किसी और को अपने महबूब के इतना करीब देखकर उसके एक चुभन सी हुई थी, जिससे वो खुद भी अभी ना वाकिफ थी। आशु, टेक डिस्टेंस। वो सर्द लहजे में धीमी आवाज़ में बोला। वो फौरन पीछे हुई तो जवाहर हमा वक्त मुकाबिल खड़ा हुआ। आशीन की पुश्त काउंटर से लगी थी। कितनी बार समझाया है कि ये मेरा ऑफिस है, यहाँ ऐसी हरकतें मत किया करो। उसने घूरी डाली। फिर तुम्हें कहीं मिलते भी तो नहीं हो। तुम जानती हो मुझे रिपीट करने की आदत नहीं है, इसलिए लास्ट टाइम कह रहा हूँ कि मैं बिजी रहता हूँ। और प्लीज ये जाना, वैसे भी क्या मसरूफियत कि तुम अपनी महबूबा को जरा सा वक्त भी ना दे सको। हम्म, देखो ना तुम्हारी दूरी और बेरुखी से कितनी कमजोर हो गई हूँ मैं। बोलते हुए वो मज़ीद करीब होती चली गई और एक लम्हा ऐसा भी आया जब सामने खड़े सख्त वजूद सख्त जान वजूद से टकराने ही वाली थी। हूर के दिल में ठेस सी उठी थी। लब और आंखें दोनों ही सख्ता हालत में थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो आशीन को धकेल कर पीछे कर दे। लेकिन अ, अब आशीन की नज़रें 8 फुट से भी कम फासले पर खड़े जवाहिर के होंठों पर पड़ी और इस लम्हे जवाहिर की निगाहें शीशे से झांकती हूर पर मुत्तसिल हुई। एक सेकंड में ही वो हूर की आंखों में उठते हुए तूफान को भांप चुका था। यकायक नजरें फेरकर आशीन को देखा जो बेहद गौर और ना जाने किन की निगाहों से उसके चेहरे के एक एक नक्श को घूर रही थी। आशु, अगर यहाँ मेरे ऑफिस में तुमने कोई भी उल्टी सीधी हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो फंकारा। सीजान, सच कहूं तो अब दिल में तुम्हारी चाहत का इजाफा और भी होने लगा है। निकाह कर लेते हैं ना, प्लीज। शट अप, गो। उसकी आवाज जरा सी बुलंद हुई। शिमी से मोहब्बत करते हो? उसके अचानक सवाल पर वो शदीद हैरान था। तुमसे किसने कहा? आजी जान, तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ। दूर रहती हूँ उसका मतलब ये नहीं कि तुमसे गाफिल हो गई। वो मुस्कुराई। क्या नहीं नहीं, समीर पर शक मत करना जी जान। वो मर जाएगा लेकिन तुम्हारे राज किसी को भी नहीं बताएगा। उसने बात काटी थी। फिर किसने कहा तुमसे?
खुद को देखो, तुम्हारी आंखों में देखकर कोई भी इंसान बआसानी अंदाजा लगता है कि तुम हूर से मोहब्बत करते हो। अब बताओ, क्या ये सच है? अगर सच हो तो क्या करोगी? वो तशवीशनाक नजरों से उसे देखते हुए कहने लगा, डोंट वरी, जान से नहीं मारूंगी, बल्कि तड़पा तड़पा के मारूंगी। रोज, हर दिन, हर पल। वो भी याद करेगी कि उसने किस लड़की के प्यार पर नजर रखी है। उसने ललकारा था। अपने हलक में वो एक कड़वा घूंट उतार गया। आशु, हम्म, उसने कान आगे किया। अगर हूर को जरा सी भी आँच आई ना, तो अपनी हुई मरी हुई माँ की कसम खाता हूँ, कहीं का नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। वो शिद्दत से कह रहा था और आशीन लब समेट गई। अल्लाह जाने क्या बातें हो रही होंगी इन दोनों के बीच। हूर ने अपना नाखून होंठों में दबाए सोचा, दोस्ती है तो इसे दोस्ती ही रहने दो। अगर मैं दुश्मनी पर अगर मैं दुश्मनी पर उतर आया ना, तो रहम नहीं करूंगा। वो जो कह रहा था उसका लहजा और उसकी भूरी आंखें साफ गवाही दे रही थी। पहली और आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, रिपीट नहीं करूंगा, बस अपने माइंड में रखना। करारे धमकाना अंदाज में कहता हुआ वो कैबिन से निकल गया। आशी ने पूरे जोर से शीशे के बने काउंटर पर मुक्का दे मारा, जिससे कांच के टुकड़े पूरे कैबिन में फेंक गए। हूर ने जैसे ही ऑफिस से वापसी पर कदम रखा तो सामने लाउंज के सोफे पर बैठे अल्तमश को नागवारी से देखने लगी। वो मेगन से हंस हंस कर सिगरेट पीते हुए बातें कर रहा था। पुष्ट पर 2 हिफाजती गार्ड तैनात थे। आहिस्ता आहिस्ता चलकर वो सामने हुई थी। इस पर निगाह पड़ते ही वो मुस्कुराया। आंखें नशे की वजह से लाल थीं। देखें, हूर भी आ गई। वो फिर मेगन से मुखातिब हुआ। हूर बेटा, तुम बैठो, गपशप लगाओ अल्तमश से। मैं तुम्हारे लिए खाना निकालती हूँ। वो सोफे से उठने ही वाली थी जब अल्तमश बोला, नहीं आंटी, आप सहमत मत करें। मैं वैसे भी यहाँ हूर के लिए आया हूँ, तो अब बस मैं और ये मिलकर शॉपिंग पर चलते हैं। फिर इसके बाद इसे किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खिलाऊंगा। क्यों हूर? सवालिया नजरों से उसने हूर की जानिब देखा था। नहीं, मैं काफी थकी हुई हूँ, रेस्ट करना चाहूंगी। नरमी से कहकर वो कमरे की जानिब बढ़ी, मगर अल्तमश झट से उसके रूबरू हो गया। आप बहाने क्यों बना रही हैं? मैं सच में काफी थकी हुई हूँ। अपने लफ्जों को जोर देते हुए उसने कहा, तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप आराम कर लें। तब तक मैं यहीं पर हूँ। जब आपका आराम मुकम्मल हो जाए तो बता दीजिएगा, फिर हम चले जाएंगे। क्या? वो चौंकी। जी। देखिए, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम भी मिला है ऑफिस से और मुझे वो कंप्लीट करके सोना है, तो आप चले जाएं। और अगर वो इतना इकरार कर रहा है तो इसका दिल रख लो ना। चली जाओ, मेगन बोली। मुझे पहले अपने काम खत्म करने हैं। ठीक है, आप आराम करें और सुकून से अपना काम भी खत्म कर लें। मैं इंतजार कर रहा हूँ। मुस्कुराकर कहते हुए वो सोफे पर जा बैठा। हूर ने गुस्से से अपने दांत पीसे और कमरे में चली गई। छोटे, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। माँ हम दरवाज़ा नॉक किए बगैर सीधा उसके कमरे में आई थी। जी आपी। वो झट बेड की टेक से अलग हुआ था। काफ़ी दिनों से मैं और नाना बाहर घूमने जाना चाहते हैं, लेकिन तुम्हारा टाइम ही नहीं निकलता। ये बताओ, कब लेकर जाओगे? उन्होंने करीब जगह संभाल ली। मेरा कोई जाना ज़रूरी तो नहीं है आपी, आप और नाना चले जाएं। क्यों ज़रूरी नहीं है? तुम्हें साथ लेकर ही जाएंगे। आपी प्लीज़ मी नॉट। जाना तो पड़ेगा, वरना मैं नाराज़ हो जाऊंगी। ये भी अच्छी धमकी है आपकी। उसने मुंह बसोरा तो वहां मुस्कुराई। अब चल रहे हो ना? जी, आप और नानो रेडी हो जाए, मैं आता हूँ। ओके। लबों पर मुस्कुराहट लिए ही वो रफू चक्कर हो गई। गाड़ी में उसके पहलू में बैठे वो बिल्कुल खामोश रही। अल्तमश ने कई बार मुखातिब करने की कोशिश भी की, मगर बेसुध। मॉल से भी शॉपिंग के नाम पर बस उसने जान ही छुड़ाई थी। सूरज गरूब हो चुका था और डिनर करने के लिए वो मुन्नर रेस्टोरेंट आए थे। आमने सामने कुर्सियों पर जगह संभालते वो बैठ गए। तो मुझसे बात क्यों नहीं करती? अल्तमश के अचानक आपसे तुम तक आ जाने पर वो हैरान हुई थी। मुझे ज्यादा बोलना अच्छा नहीं लगता। बिना उसकी जानिब देखे वो तेजी से कहने लगी, पर बहुत जल्द तुम मेरी बीवी बनने वाली हो। थोड़ी अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए एक दूसरे के साथ। बट आई हैव नो इंटरेस्ट। क्यों? उसने एक आंख ऊपर की। कुछ नहीं, ऑर्डर कर ले, फिर मुझे भूख लगी है। उसने मौजू बदलना चाहा। ठीक है। उधर दूसरी जानब जवाहर भी अपनी फैमिली समेत घूमने फिरने के बाद इसी रेस्टोरेंट में आया था। इसके बाएं जाने वाले टेबल पर ही उसने सीट संभाल ली। खाने का ऑर्डर देने के बाद उसकी नज़र अचानक अपने रूबरू मौजूद हूर पर पड़ी थी। वो बिल्कुल सामने उसे देख रहा था। हूर और अल्तमश दोनों ही इसकी नज़रों का मरकज थे। तुम्हें खाने में क्या पसंद है हूर? अल्तमश ने पूछा। अगर साथ खाना खाने वाला इंसान अच्छा हो तो हर चीज़ खा लेती हूँ। फिर तो तुम्हें अब भी खाना अच्छा लगेगा। वो मुस्कुराया, मगर उसने नज़रें फेर ली। अंगूठी दिखाओ तो जरा।
उसने छज्रपंच में अपना हाथ आगे बढ़ाया। अल्तमश ने अपना हाथ थामा और अपने अंगूठे से उसकी उंगली में मौजूद रिंग को घुमाने लगा। वो कराहियत महसूस कर रही थी मगर खामोश थी। माहम और नानी भी एक दूसरे से बातें करने में मसरूफ थी, लेकिन जैसे ही जवाहिर को मुखातिब किया तो बस उसे देखती ही रह गई। वो इंतहाई तमानियत और गुस्सीली नजरों से अपने सामने मौजूद जोड़े को घूर रहा था। माहम ने उसकी नजरों का ताकुब किया तो सीधी हूर पर जा टिकी, लेकिन उसने खामोशी से खतीजा बेगम का ध्यान किसी और बात में मबजूल कर दिया। बहुत खूबसूरत हो तुम। तुम्हारे वजूद को देखते ही मेरा दिल मचलने लगता है। इसका हाथ अब धीरे धीरे से बढ़ते हुए बाजू से ऊपर की जानिब जा रहा था। हूर ने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन गिरफ्त मजबूत थी। शोर मचाकर वो सबके सामने अपना तमाशा नहीं बनाना चाहती थी। अब जवाहिर की बर्दाश्त जवाब दे रही थी। वो अपनी सारी बर्दाश्त और सब्र अपने हाथ में पकड़े शीशे के गिलास पर उतार रहा था, जिसमें आधा पानी मौजूद था। जब अल्तमश का हाथ जरा सा मजीद बुलंद हुआ तो इसके हाथ में पकड़ा गिलास एक भरपूर आवाज पैदा करता हुआ टूट गया। वहां पर मौजूद सभी लोगों ने उसकी जानब देखा, जिसमें हूर भी शामिल थी। अब अल्तमश ने भी उसका हाथ छोड़ दिया था, लेकिन वो अभी भी गुस्से से अल्तमश को घूर रहा था। वैसे पुरसकून बैठा था, जैसे अपने हाथ से बहने हुए खून का जरा भी दर्द महसूस ना हो रहा हो। दिल की चोटें तो वजूद की चोटों से ज्यादा गहरी होती हैं। हूर हैरान और सख्ता होकर उसे देख रही थी। ये तुमने क्या किया छोटे? तुम्हारा पूरा हाथ जख्मी हो गया है। देखो कितना खून बह रहा है। माहम फिक्रमंद होकर कहने लगी और इसका हाथ पकड़कर अपने हाथ पर रखा, लेकिन इसकी निगाहें अभी भी अल्तमश पर जमी थीं। हूर ने इस चीज को शिद्दत से महसूस किया था। आज पहली बार वो जवाहिर की बर्दाश्त से वाकिफ हुई थी। शायद हाथ शदीद जख्मी था, लेकिन जख्म में मौजूद कांच के टुकड़े तकलीफ नहीं दे रहे थे, बल्कि सामने मौजूद शख्सियात तकलीफ दे रही थीं। एक बहुत बड़े हॉल में जीए कंपनी के नए प्रोडक्ट्स लॉन्चिंग प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। ये किसी बड़े शॉपिंग मॉल की तरह शीशे से जुड़ा हुआ एक बहुत ही बड़ा हॉल था। मुख्तलिफ कंपनियों के ऑफिसर्स और सेलर्स यहाँ मौजूद थे। मीडिया के नुमाइंदे भी एक दूसरे को धकेलते हुए आ रहे थे। समीर हमेशा किसी भी प्रोडक्ट लॉन्चिंग सेरेमनी में इसका भरपूर साथ देता था, और सिर्फ इसकी इंटेलिजेंस की दुनिया का ही नहीं, बल्कि इसका बिजनेस फ्रेंड भी था। आशीन ने भी हमेशा हर काम में इसका साथ दिया था, और आज भी वो यहाँ पेश पेश थी। जवाहिर आज स्या थ्री पीस पहने स्टेज पर मौजूद टाइस तक आया था। मीडिया और फोटोग्राफर्स आगे बढ़कर इसकी तस्वीरें और वीडियोस बना रहे थे। वो खुद भी नहीं जानता था कि आज के मॉडल शो की मॉडल कौन है, क्योंकि इसकी जिम्मेदारी मोमना ने खुद अपने जिम्मे ली थी, और इसी पर भरोसा करके उसने प्रोग्राम शुरू कर दिया। थैंक यू। जी ए फैशन इंडस्ट्री में वेलकम। हमारी कंपनी हर महीने अपनी कुछ अहम प्रोडक्ट्स लॉन्च करती है, और आज के इस प्रोग्राम पर मैं स्पेशली मेंशन करना चाहूँगा अपने बहुत ही करीबी दोस्त समीर भट्टी को, जिसकी मदद और हौसलों की वजह से मैं आज इस मकाम तक हूँ। और आज के इस प्रोग्राम की खासियत ये है कि यहाँ की मॉडल, जो खुद मेरे लिए भी एक सरप्राइज रखी गई है, फैशन इंडस्ट्री की मशहूर डिज़ाइनर मोमना खान, जिन्होंने खुद ये जिम्मेदारी अपने सर ली, और इन्हीं पर एतमाद करते हुए आज का ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आई प्रेजेंट आई प्रेजेंट आवर टुडेज मॉडल। वो खुद भी तालियां बजाता हुआ स्टेज से पीछे हुआ। रोशनी बुझा दी गई। फिर स्टेज पर सिर्फ एक ही रोशनी दिखाई दी, जिसके साए में एक गोरी रंगत वाली खूबसूरत लड़की चलती दिखाई दी। सब तजस्सुस से उसे देख रहे थे, लेकिन अभी तक उसका चेहरा नजर नहीं आया था। इसका स्लीवलेट्स, कट्स और अजीबो गरीब डिजाइन किया गया ड्रेस, जिसमें मलबूस एक दिलनशीं चेहरा नजर आया। रोशन रोशनियां रोशन हो गईं, और हूर का चमकता चेहरा सबको दिखाई दिया। वो अपनी एक पसली पर हाथ रखकर पूरे स्टाइल से चलती हुई आ रही थी। अगरचे वो काफी खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उसे देखते ही सवाहर का पूरा वजूद गुस्से से झुलसने लगा। जख्म होने की वजह से उसका दायां हाथ, जिस पर मरहम पट्टी की गई थी, अब फिर इंतहाई गुस्से से भींच लिया। एक नजर फिर सामने मौजूद हजूम पर डाली, जिनमें से कुछ लोग बेहद गिरी हुई नजरों से उसे ताड़ रहे थे। हूर ने भी चलते चलते एक नजर उसकी जानिब उठाई, फिर खामोशी से वापस मॉडलिंग करने लगी। इसके बाद कई छोटी मॉडल्स आईं, जिन्होंने अपने ड्रेसेस को नुमाया किया। हूर चुप साधे एक जानिब खड़ी सवाहर की नजरों का मुशाहिदा कर रही थी। वो जानती थी कि वो गुस्सा है, मगर मजबूर भी थी। उसके हलक में कुछ अटक रहा था। फिर मोमना चलकर डाइस तक आई और भीड़ से मुखातिब हुई। अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मिली हमारी नई मॉडल से, जिसका नाम है हूर शुमाइल। मोमना ने उसकी जानिब इशारा किया। नाम सुनकर तालियां बजाईं, मगर हूर ने जवाहर से डरते हुए सिर्फ एक हल्की सी मुस्कुराहट हजूम को पास कर दी। वह बमुश्किल अपने होंठ भींचे खड़ा था।
शो के खत्म होते ही कुछ लोग वहां मजीद देर रुके और फिर धीरे धीरे से सब अपने अपने घरों की जानिब रवाना होने लगे। रात काफी हो चुकी थी जब वो ड्रेसिंग रूम से अपना लिबास तब्दील करके अभी बाहर ही निकली थी कि जवाहर सामने मौजूद था। अब वो नॉर्मल सफेद पैंट शर्ट पहने हुए था। उसने अपने हलक में खौफ का एक कतरा उतारा। दरवाजा बंद करके वो ड्रेसिंग रूम के बैरूनी तरफ टेक लगा गई थी। वो करीब आता गया। जब मैंने मना किया था कि आप मॉडल नहीं बनेंगी, तो क्यों? क्यों बनी आप? फिलहाल उसका लहजा धीमा था मगर लफ्ज़ों में दबाव। वो मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वज़ह से आपकी कंपनी का इतना बड़ा लॉस हो, इसलिए। जब मैंने कहा था कि मेरी कंपनी के नफ़ा-नुकसान का मालिक मैं खुद हूँ, तो आप कौन होती हैं बीच में आकर अपने फैसले मुसल्लत करने वाली? इसकी बात काट कर वो चीखा। खौफ के मारे वो कंधे उचका गई। बताएँ? वो फिर से धड़ा मगर मज़ीद सहम कर वो तेज़-तेज़ साँस लेने लगी। मिस हुर्शमाल आप जानती हैं कि मुझे खामोश रहने वाले लोग बिल्कुल नहीं पसंद। इसलिए बोलें। उसने स्पार्ट अंदाज में कहा लेकिन बजाय अपने लब खोलने के उल्टा उसकी आंख से एक तिरछा आंसू बह निकला। नजरें झुकी हुई थी और लब खामोश। आंसू उसके देखते ही उसने अपना रुख दूसरी जानिब किया और अपने सर पर हाथ रखकर मसला। रोना बंद करें प्लीज। वो थोड़ा आराम से बोला, लेकिन इसके आंसू मजीद तेजी से बहने लगे। क्या मैंने आपको मारा है? इसके सवाल पर हूर ने नफी में सर हिलाया। आपके साथ कुछ गलत किया है? उसने फिर से नफी में सर हिलाया। फिर रोने की वजह? वो फंकारा, लेकिन बेसूद। मिसूर आपकी खामोशी मुझे गुस्सा दिला रही है। एक बार फिर से गिर जा। आई एम सॉरी। वो बमुश्किल बोली। आप हमेशा ऐसे काम क्यों करती हैं जिससे मुझे गुस्सा आ जाए? अब लहजा नर्म हो चुका था। मैं जानबूझकर नहीं करती, बस गलती से हो जाते हैं। ओके, रात काफी हो गई है, आपको भी घर जाना चाहिए। इसकी बात पर हूर ने उस बात में सर हिलाया और खामोशी से उसके पीछे पीछे चल पड़ी। लिफ्ट के करीब जाकर दोनों ने ब्रेक लगा दी। आप भी आ जाएं लिफ्ट में। लेकिन मैं हूँ आपके साथ, डरने की ज़रूरत नहीं है। आज फिर जवाहर के मुँह से ये अल्फ़ाज़ सुनकर वो मुस्कुराई और आंसू साफ़ करके अंदर आ गई। आज वो बस खामोशी से अपने करीब खड़े जवाहर को देखती रही जिसकी नज़रें सामने दरवाज़े पर थीं। उसे आज वाक़ई को खौफ़, कोई डर महसूस नहीं हो रहा था। वो बस मुस्कुरा रही थी। कब पहली मंजिल पर पहुँचे, वो नावाकिफ़ थी। लिफ्ट का दरवाज़ा खुलते ही वो बाहर निकल गया जो हूर धीरे-धीरे उसके रखे गए कदमों के ऊपर अपने कदम रखते हुए चलने लगी। जब आँख उठाकर ऊपर देखा तो इसकी हरकत पर गाड़ी के करीब खड़ा अपने सीने पर हाथ बांधे मुस्कुरा रहा था। इसकी मुस्कुराहट देखकर वो भी चेहरा छुपाकर हंसने लगी। मिस हूर, मैं जा रहा हूँ। आप यहाँ पे खड़ी होकर हंसती रहे। उसे थोड़ी देर बुलंद आवाज से मुखातिब करके उसने गाड़ी का फ्रंट डोर खोला। बाहर मौजूद इसके दोनों हिफाजती गार्ड भी पिछली गाड़ी में बैठ गए। वो यकायक आंखें खोलकर उसे देखने लगी, लेकिन वह सिर्फ एक निगाह उसके रुख पर डालकर ही गाड़ी स्टार्ट करके चलता बना। हूर फिर से अपने आप में मुस्कुराते हुए अपनी गाड़ी तक आई थी। आ गई तुम? मेगन किचन की कैबिन बंद करके उसके पास आई। वो अपना पर्स सामने मौजूद टेबल पर रखकर सोफे पर बैठी थी। जी आनी, इतनी देर कहाँ लगा दी? आपको बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, बस वहीं टाइम लग गया। हाँ ठीक है, लेकिन तुम कल से ऑफिस नहीं जाओगी। क्यों? वो चौंकी। एक हफ्ता रह गया तुम्हारी शादी में। अभी ऑफिस के चक्कर छोड़ो, खुद पर ध्यान दो। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मुझे अल्तमस से शादी नहीं करनी। तो फिर किससे करनी है? फिलहाल शादी करनी ही नहीं है आनी। देखो हूर, यही उम्र होती है शादी की। जब उम्र निकल जाए तो ढंग के रिश्ते भी नहीं मिलते। तो आप इस रिश्ते को ढंग का क्या रिश्ता कहती हैं? उसने अपना रुख पूरी तरह मेगन की जानिब मोड़ा। हूर, अल्तमश बहुत अच्छा लड़का है। तुम्हें बहुत खुश रखेगा, मेरा यकीन करो। उन्होंने प्यार से सहलाना चाहा। रहने दे आनी, जो इंसान हमारी नजरों तक को कबूल ना हो, उसे हम अपने दिल से कबूल कैसे कर सकते हैं? आपको अच्छा लगता होगा, लेकिन वो पता नहीं क्यों मुझे बहुत इरिटेशन होती है इसके वजूद से ही। उसने अजीब सा मुंह बनाकर कहा। ये मत समझो हूर कि तुमने किसी से बात की और तुम उसे समझ गए। इंसान की गहराइयों में बहुत कुछ होता है जिसे सिर्फ बातचीत से नहीं निकाला जा सकता। जो भी है आनी, मुझे इससे शादी नहीं करनी तो बस नहीं करनी। आप प्लीज मेरे साथ जबरदस्ती मत करें। उसने इल्तिजा की। जिंदगी बहुत खूबसूरत और बहुत छोटी है हूर। सच तो यह है कि इंसान ही इंसान की दवा है। अगर कोई दुख देता है तो कोई सुकून बन जाता है। कोई नफरत करता है तो कोई मोहब्बत देकर हिसाब बराबर कर देता है। कोई रुलाता है तो कोई मुस्कुराने की वजह बन जाता है। कोई ठोकर लगाकर गिरा देता है तो कोई इंतहाई मोहब्बत से सहारा बन जाता है। यही तो जिंदगी की खूबसूरती है।
तुम्हें मैंने पहले भी समझाया था और फिर समझा रही हूँ कि अपनी पहली मोहब्बत को दिलो दिमाग से निकाल कर बाहर फेंक दो और जिससे तुम्हारा निकाह होने जा रहा है, उस पर फोकस करो। आने में ये सब कुछ शासन की वजह से नहीं कर रही हूँ, बल्कि मुझे अल्तमश वैसे ही पसंद नहीं है। बेटा, ज़िंदगी में एक चीज़ होती है जिसे कंप्रोमाइज़ कहते हैं। पुरसुकून ज़िंदगी गुज़ारने के लिए इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। जिस चीज़ को तुम बदल ना सको, उसके साथ कंप्रोमाइज़ कर लिया करो। मगर अपनी किसी भी ख्वाहिश को कभी भी जुनून मत बनाना, क्योंकि ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें कभी नहीं मिल सकती। चाहे हम रोएँ, चिल्लाएँ या बच्चों की तरह एड़ियाँ रगड़ें, वो किसी दूसरे के लिए होती हैं। मगर उसका ये मतलब नहीं कि ज़िंदगी में हमारे लिए कुछ होता ही नहीं। कुछ ना कुछ हमारे लिए भी होता है। कंप्रोमाइज़ करना सीखो। हुँ? उन्होंने प्यार से उसके दाएँ रुखसार पर हाथ रखकर कहा तो वो इसके सीने से लग गई। आनी, पहले ही काफ़ी रात हो गई है और मुझे नींद आ रही है। वो अलग हुई। हाँ, ठीक है, जाओ रेस्ट करो। उन्होंने मुस्कुराकर कहा तो वो उठकर कमरे में आ गई। दरवाज़ा बंद किया और खिड़की के पास खड़ी होकर आसमान की जानिब देखा। ढेरों तारे जगमगा रहे थे। वो फिर से जवाहर के बारे में सोचने लगी। वो गाड़ी के पास खड़ा उसकी जानिब देखकर कितनी मोहब्बत से मुस्कुराया था। सोचकर ही उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। फिर अभी अपनी कही आंटी की आने की बात याद आ गई। अपनी किसी भी ख्वाहिश को कभी भी जुनून मत बनाना, क्योंकि जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें कभी नहीं मिल सकती। चाहे हम रोएं, चिल्लाएं या बच्चों की तरह एड़ियां रगड़ें, वो किसी दूसरे के लिए होती हैं। सोचते ही आंसू आंख से टूटकर गाल पर फिसला। हाँ, वो तो इसका नहीं था। उसे आशीन और जवाहर का ऑफिस वाला मंजर याद आने लगा। वो तो शायद हमेशा से ही उसी का था। वो तो अब खुद किसी और के नाम के साथ मंसूब हो चुकी थी। उसे बहुत जल्द अब किसी और के बाहों के हिसार में होना था। दिल ने आज चीख चीख कर जवाहर से मोहब्बत का इकरार किया। इतनी मोहब्बत, इतनी चाहत तो शायद उसने शासन की भी नहीं की थी, जितनी आज उस इंसान की करने लगी थी जिसे वो महज चंद महीनों से जानती थी। बाज़ औक़ात आपके दिल को इस बात को कबूल करने के लिए ज़्यादा वक़्त दरकार होता है, जो आपका दिमाग पहले से जानता है। कई सानियों तक खामोशी से आंसू बहाने के बाद वो बेड तक आई। करीब पड़े पर्स से मोबाइल निकालकर नाज़ली को कॉल की, जो गहरी नींद में सो रही थी। कई बार नंबर मिलाया, लेकिन कॉल रिसीव ना हुई। फिर अफ़सर्दगी से बेड पर ढेर हो गई। आज नींद कोसों दूर थी। वो इंसान तो शायद उसकी नींदें भी ले उड़ा था। कितनी जल्दी वो इस इंसान की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई थी। करवटें बदलती रहीं और वक़्त गुज़रता रहा। जब घड़ी पर नज़र पड़ी तो 3 बजकर 10 मिनट हो रहे थे। धड़ल्ले से उठी और शावर लेकर ढीला-ढाला लिबास ज़ेब तन किया। हिजाब की सूरत में सर पर दुपट्टा लिए लपेटा और मसल्ले पर खड़ी हो गई। आंसू सजदे में जाने से पहले ही रवा हो चुके थे। तहज्जुद के बस 4 नवाफ़िल अदा किए। मज़ीद अदा करने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि जल्द से जल्द अपने सारे दुःख रब के सामने बयान करना चाहती थी। दुआ के लिए हाथ उठाए, मगर बिना बोले काफ़ी देर तक रोती रही। फिर बमुश्किल टूटी आवाज़ में बोली, या अल्लाह, मैं तेरी गुनहगार बंदी, जो आज रात के इस पहर तुझसे कुछ माँगने आई है। जानती हूँ तेरे दर से खाली हाथ नहीं जाऊँगी। या अल्लाह, पता नहीं क्यों ये मुसलसल उस शख्स को सोच रही हूँ। वो मेरी सोचों और दिलो-दिमाग पर काबिज़ हो चुका है। मैं जानती हूँ वो मेरे लिए अल्लाह हासिल है, और ये भी जानती हूँ कि वो शायद मुझसे मोहब्बत नहीं करता, पर तू हर चीज़ पर कादिर है। ऐ मेरे रब, अगर वो मेरे हक़ में बेहतर है तो मुझे उससे नवाज़ दे, और अगर वो मेरे लिए बेहतर नहीं है तो मेरे दिल से उसकी चाहत निकाल दे। अल्तमश के लिए मेरा दिल राज़ी नहीं होता या अल्लाह, तो मुझे किसी भी सख्त आज़माइश से बचा ले। आमीन। चेहरे पर हाथ फेरे, मगर फिर भी काफ़ी देर तक बैठी रोती रही। बेज़बान बनकर अपनी फ़रियाद करती रही, फिर काफ़ी देर तक सजदे में सर रखे रोती रही। फ़जर की अज़ान पर सर उठाया और नमाज़ फ़जर अदा करके कुरान पाक की तिलावत फ़रमाने लगी। नज़र एक आयत के तर्जुमे पर अटक सी गई। जब कोई टूट कर तड़प के उसे पुकारता है तो वो उसकी दुआ कबूल करता है और उसकी तकालीफ दूर कर देता है। सूरह नमल 62। आँख से फिर आंसू छलक पड़े, मगर दिल को करार मिल गया था। अगले दिन की मसरूफियत फिर से शुरू हो गई चुकी थी। हमेशा की तरह आज भी दफ्तर में आते ही उसकी नजरें हूर का दीदार चाहती थीं, लेकिन वो तो कहीं भी नहीं थी। टीना को अपने कैबिन में आने का कहकर वो अपनी मखसूस कुर्सी पर बैठा। जी सर। टीना अपनी ऊंची पौनी लहराती हुई पैंट शर्ट में बिल्कुल उसी के सामने थी। मिस हूर नहीं आई? नहीं सर। कोई एप्लीकेशन दी हो उन्होंने? नो सर, आज सुबह मुझे उनका मैसेज मिला है। क्या मैसेज?
सर, उन्होंने रिज़ाइन दे दिया है। वो कह रही थी अगर उन्हें टाइम मिला तो वो खुद यहाँ आकर आपका पेपर्स पर साइन भी कर देंगी, मगर फ़िलहाल उनके पास वक़्त नहीं है। व्हाट? रिज़ाइन? वो चौंकते हुए सीधा हुआ। जी सर। कोई सॉलिड रीज़न? नहीं बताई सर। ओके, यू कैन गो। जी सर। उसके जाते ही ना जाने क्या सोचकर आज पहली बार उसने हूल का नंबर डायल किया। जितने दिन तक वो यहाँ था, वो बस उसे अपनी निगाहों के सामने देखना चाहता था। एक दिन का भी नागा उसे गँवारा नहीं था। वो शावर लेकर अपने बालों पर तौलिया लपेटे बाथरूम से बाहर निकली ही थी, जब इसका फ़ोन बजा। उसके लिए तो यह बिल्कुल अनजान नंबर था। कश्मकश में आखिर उसने कॉल रिसीव कर ही ली। मिस हूर। अपनी समातों पर उसे यकीन नहीं आया। आवाज़ सुनते ही वो उसे पहचान चुकी थी। जी सर। वो नरमी से बोली। आप ऑफ़िस क्यों नहीं आई? अगर दफ़्तर में भी कोई छुट्टी करे तो क्या हर किसी को आप खुद ही कॉल करके पूछते हैं? उसने शरारतन पूछा। नहीं। तो फिर मुझे कॉल करके पूछने की कोई ख़ास वजह? मैंने जो पूछा है बस मुझे उसका जवाब चाहिए। वह संजीदा था। तो मैं नहीं आ रही। शायद टीना ने आपको बताया हो कि मैंने जॉब छोड़ दी है। मिस हुर, अगर आपको मेरी कल वाली बात पर गुस्सा है, आपको लगता है कि मैंने आपको कुछ ज़्यादा डाँट दिया, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इतनी छोटी-सी बात पर जॉब छोड़नी चाहिए। इसकी सोच पर वो हँसी थी। आप हँस क्यों रहे हैं? मुझे आपकी किसी बात का बुरा नहीं लगा। तो फिर रिज़ाइन क्यों? क्योंकि अब मैं जॉब नहीं कर सकती। बट व्हाई? उसने तजस्सुस से पूछा। क्योंकि नेक्स्ट डे नेक्स्ट थर्सडे को मेरी शादी है और मैं इसमें बहुत बिज़ी हूँ, इसलिए मैं जॉब नहीं कर सकती। अटकते-अटकते बोली थी, लेकिन इसके अल्फ़ाज़ जवाहर को साकिन कर गए। हेलो? सर? हेलो? वो उसकी खामोशी पर मुसलसल पूछती ही रह गई, मगर वो तो बेआवाज़ हो चुका था। एक आँसू इसकी पलकों से निकलकर गाल पर बह चुका था। आप मज़ाक कर रही हैं? बमुश्किल आवाज़ में उसने आवाज़ निकाली। नहीं, मैं ऐसा मज़ाक क्यों करूँगी? हूर ने कंधे उचकाए। वो फ़ोन काट चुका था। अपने हाथ की पुश से आँसू साफ़ किए और खामोशी से बिल्डिंग से बाहर जाता दिखाई दिया। सर, आप कहाँ जा रहे हैं? मिसेज़ शहज़ाद के साथ अभी आधे घंटे में हमारी बहुत ज़रूरी मीटिंग है। टीना ने उसे जाता देखकर रोकने की कोशिश की, लेकिन वो जा चुका था। कुछ सुनने और समझने की सलाहियत एक लम्हे में खो चुका था। गाड़ी में बैठते ही न जाने उसे किस अनजान मंज़िल पर रवाना कर दिया। बर्क़ रफ़्तारी से सड़कों पर धूल उड़ाती हुई उसकी गाड़ी जाने कहाँ जा रही थी। आँसू किसी पानी के झरने की तरह रवां थे, दिल फटने के करीब था। आज पहली बार ज़िंदगी में खुद को वो इतना बेबस महसूस कर रहा था। क्या नहीं था इसके पास? दौलत, शोहरत, इज़्ज़त, हर वो चीज़ मैसर थी जिसकी एक इंसान चाह करता है। लेकिन अगर कुछ नहीं था तो बस मोहब्बत। कैसे वो इस लड़की की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया था, जिसे पहली नज़र में ही देखते उसने ठुकरा दिया था। शहर से कोसों दूर वो एक सुनसान इलाके में पहुंच गया। गाड़ी को ब्रेक लगाई और बाहर आया। वो आज एक सुनसान सड़क पर घुटने टेक कर रोक दिया था। इतना चीखा कि उसकी चीखें इर्द गिर्द मौजूद तमाम दरख्तों को चीरती हुई दूर दूर तक सुनाई दी। जवाहर अली सिकंदर आज छोटे बच्चों की तरह गला फाड़ कर रो रहा था। कितनी ही देर बैठा वो रोता रहा और जब थक गया तो उठकर खड़ा हो गया। बारिश होने की वजह से पानी के कतरे उसके बालों से टपक रहे थे और पूरा वजूद भीग चुका था। बाहर का मौसम चाहे कितना ही हसीन क्यों ना हो, लेकिन जब दिल का मौसम उदास हो तो बाहर की रंगीनियां को मायने नहीं रखते। वो इंतहाई मजबूत दिखने वाला इंसान आज पूरी तरह टूटकर बिखर चुका था। जो हुआ था उसे उसकी बिल्कुल भी तवक्को नहीं थी। गाड़ी के साथ टेक लगाकर खड़ा, फिर खामोशी से अपनी बेबसी पर छोटे छोटे आंसू बहाता रहा। वक्त गुजर गया और हर दिन और हर रात उसके लिए क़यामत बनता रहा। हूर की शादी को महज 3 दिन बाकी थे और वही 3 दिन उसे इंडिया जाने में भी बचे थे। आज शाम हूर का मायूं था, लेकिन इस हकीकत से बेखबर कि वो खुद भी इसकी मोहब्बत में गुम हो चुकी है। वो आज भी अपने ऑफिस आया था। काम में दिल नहीं लगता था, लेकिन समीर ने इसे पूरी तरह सपोर्ट किया। यहाँ से जाने से पहले वो भी उसके ऑफिस में आकर हाथ बटाता था। न जाने हूर भी कितनी रातों से नहीं सो सकी थी। आज उसने शायद आखिरी बार ऑफिस में कदम रखा था। एक अलविदाई नज़र अपने महबूब पर डालने के लिए आई थी। आंखों के गिर्द मौजूद हल्की उसकी उड़ी हुई नींदों की साफ गवाही दे रहे थे। जवाहर किसी मीटिंग में था, इसलिए उसे वेटिंग रूम में इंतजार करना पड़ा। तकरीबन 2 घंटे इंतजार के बाद वो मीटिंग रूम से बाहर आया और उससे बेखबर अपने कैबिन में चला गया। वो उठे और दरवाजे पर नॉक किया। जी आ जाए। आते ही वो किसी फाइल में मुगन हो चुका था। बिना इसे देखे वो बोला। जब वो उसकी सामने मौजूद कुर्सी पर बैठी, तब भी वो बेखबर था। शायद कुछ
बहुत ज़रूरी कागज़ात थे जिन्हें इतनी गौर और फ़िक्र से देखा जा रहा था। अस्सलाम वालेकुम सर। उसकी आवाज़ कानों में पड़ते ही उसने चंद लम्हों के लिए बिना पलकें झपकाए फ़ाइल की जानिब देखा और फिर नज़रें उठाकर हूर के चेहरे पर जमा दी। वो बेयकीन होकर उसे देख रहा था। कैसे हैं आप? इसके एक और सवाल पर दिल तेज़ी से धड़का। मैं बिल्कुल ठीक हूँ मिस हूर। मगर वो कहना चाहता था कि वो ठीक नहीं है। वो अंदर ही अंदर मर रहा है। 3 दिन बाद मेरी शादी है, तो आपको ये इनविटेशन कार्ड देने आई हूँ। ज़रूर आइएगा, मैं इंतज़ार करूँगी। अपनी शादी का कार्ड सामने मौजूद टेबल पर रखकर वो इसका चेहरा तकने लगी। लेकिन कितने ही दर्द वो अपने अंदर उतार चुका था। चेहरा बेरंग हो चुका था। वो बस एक बार उसके चेहरे को देखकर महसूस करना चाहती थी कि उसकी मोहब्बत एक तरफ़ा है या दो तरफ़ा। लेकिन इसका रुख तो हर एहसास से आरी था। बिल्कुल ऐसे जैसे उसे कोई परवाह ही ना हो। इसके अंदर कैसा तूफ़ान उठ रहा था वो बस खुद ही जानता था। मैं नहीं आ पाऊँगा, वो मुतमईन होकर फिर से फ़ाइल की जानिब देखने लगा। क्यों? उसने झट से सवाल किया। क्योंकि मैं इंडिया जा रहा हूँ। क्या? कब? उसने पूरी तरह चौंकते हुए पूछा। आपकी शादी वाले दिन। लेकिन आपने कभी बताया ही नहीं। अब बता रहा हूँ ना। और वापसी कब होगी? टाइमिंग तो 2 साल की है लेकिन 3 भी लग सकते हैं और इससे भी ज़्यादा। उसने कंधे उचकाए देखा। हूर का चेहरा पूरी तरह उतर चुका था, जिसे वो फ़ौरन भाप गया और कुर्सी से टेक लगा ली। क्या आप ठीक हैं? उसके सवाल पर वो बस खामोशी से हाँ में सर हिला गए। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप परेशान हैं? नहीं तो, वो बमुश्किल नज़रें चुराकर बोली थी। क्या आप खुश हैं? एक और सवाल पर वो मज़ीद अफ़सरदगी से उसे देखने लगी। आपने ही तो कहा था, खुश होने का ये मतलब नहीं कि सब कुछ ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपने फ़ैसला कर लिया है कि अब अपने दर्द किसी को नहीं दिखाने। इसलिए मैच्योर हो गई हूँ अब। बोलते-बोलते ही उसकी पलकें नम हो गई थीं। क्या आपसे एक पर्सनल सवाल कर सकता हूँ? जी, आप किसी और को पसंद करती हैं? अपनी कोहनी कुर्सी पर टिकाए वो बाहिम्मत होकर पूछ बैठा था। हुँ, क्या फ़र्क पड़ता है इससे? वैसे भी सिर्फ़ 3 दिन ही रह गए हैं मेरी शादी में। भीगी पलकों से भी वो मुस्कुराई थी। काया पलटने के लिए तो एक ही लम्हा काफ़ी होता है। ये 3 दिन तो बहुत ज़्यादा है। ज़वाहिर क्या कह रहा था वो समझ नहीं पाई। मैं आप जितनी बहादुर नहीं हूँ। काश आप जितनी बहादुर होती तो शायद खामोशी से इस निकाह पर रज़ामंद होती। इसके बहादुर कहने पर आज उसे हँसी आई थी। क्या वो इतना बहादुर था कि अपनी मोहब्बत को टंके की चोट पर हासिल कर लेता? नहीं, बल्कि वो तो खुद ही अपनी ज़िंदगी के बनाए गए असूलों और मकासद में पूरी तरह जकड़ा था। मेरा आपको एक मशवरा है। मैं नहीं जानता कि आप किससे मोहब्बत करते हैं, पर जो भी है, प्लीज़ हो सके तो उसे पाने के लिए अपना सब कुछ गँवा दीजिएगा। क्योंकि मोहब्बत रोज़ बरोज़ मेहरबान नहीं होती और मुझ जैसे लोगों पर तो शायद एक बार भी नहीं होती। अपनी कहकर वो अफ़सरदगी से मुस्कुराया। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो आखिर किसकी बात कर रहा है। दोनों एक-दूसरे की मोहब्बत में कैद इकरार से डरते थे। आपकी बातों से लग रहा है कि आप भी किसी से शदीद मोहब्बत करते हैं। हाँ, करता हूँ, लेकिन फ़िलहाल उसे हासिल नहीं कर सकता। क्यों? आप तो मर्द हैं और मेरी यानी कहती हैं कि मर्द अगर सच्ची मोहब्बत कर ले ना, तो वो अपनी मोहब्बत कभी नहीं भूलता और औरत मोहब्बत के मामले में अक्सर हार जाती है, क्योंकि शादी के बाद अपने फ़राइज़ और औलाद की मोहब्बत में सब भूल जाती है। लेकिन सच्ची मोहब्बत करने वाला मर्द ताउम्र अपने दिल में मोहब्बत को बसाए रखते हैं। औरत मोहब्बत के दायरे को छोड़कर फ़र्ज़ के दायरे में आ जाती हैं, लेकिन सच्ची मोहब्बत करने वाले मर्द मोहब्बत के मामले में मज़बूती से अपने उसी मकाम पर खड़े रहते हैं। आपकी यानी सही कहती हैं, उसने मुस्कुराकर मुख्तसरन जवाब दिया। मर्द तो अपनी पसंदीदा औरत के रुखसार को छूकर गुज़रने वाली हवा का भी दुश्मन होता है। तो फिर आप अपनी मोहब्बत को पाने के लिए क्यों नहीं लड़ रहे? सच कहूँ तो लड़ सकता हूँ, सारी दुनिया को अपनी मुखालिफ करके उसे भी अपना सकता हूँ। फ़कत एक ही लम्हे में उसे अपने निकाह में ले सकता हूँ। मगर मैं ऐसा चाहूँ तो पर मैं तो ऐसी चाहत ही नहीं रखता। मतलब आप अपनी मोहब्बत को पाना नहीं चाहते? उसने ताज्जुब से पूछा। कौन बेवकूफ़ पाना नहीं चाहता? पर मेरे ख़्याल से मोहब्बत हासिल ही अच्छी है। हासिल मोहब्बत में वो जुनून नहीं रहता और मैं अपनी ज़िंदगी के कुछ मकासद को मोहब्बत से ऊपर का दर्जा दे चुका हूँ। कुछ वादे निभाने हैं, कुछ लोगों से सवाल करने हैं और कुछ लोगों से उनके किए गए ज़ुल्मों का बदला लेना है। मैं एक ज़िम्मेदार इंसान हूँ मिस हूर और मोहब्बत एक नफ़सियाती मसला है। ये नॉर्मल और प्रैक्टिकल लोगों के लिए कभी नहीं होती।
खलील जिब्रान लिखते हैं कि मोहब्बत भीख में नहीं मांगी जाती। भीख में मिली हुई मोहब्बत भीख में मिली हुई रोटी से ज़्यादा बुरी होती है। लेकिन बानो कुद्सिया लिखती हैं कि मोहब्बत की भीख मान लेनी चाहिए, क्योंकि जिसको मोहब्बत मिल जाए, उसे सब कुछ मिल जाता है। आप क्या कहते हैं? मोहब्बत भीख में नहीं मिलती मिसहूर, और अगर भीख में मिल जाए, तो वो मोहब्बत नहीं होती। उसी पल दोनों ने हसरत भरी निगाहों से एक दूसरे को देखा। दो दिल एक साथ धड़कना शुरू हो गए थे, लेकिन किस्मत दूर खड़ी मुस्कुरा रही थी। सर, ऐन वक्त पर टीना अंदर आई तो जवाहर ने सवालिया नजरों से उसे देखा। सर, जो न्यू मॉडल मोमना मैम ने सेलेक्ट की है वो आ गई है, आपसे मिलना चाहती है। ओके। इसके जवाब देते ही वो कैबिन से बाहर चली गई। किस्मत में हुआ तो जरूर मिलेंगे, वरना अपना ख्याल रखिएगा। मुस्कुराकर कहते हुए वो भी बाहर निकल गया। उनकी आंखों से आंसू बह निकले थे। वो अपनी मोहब्बत को एक तरफा ही समझकर समझौता करने पर मजबूर हो गई थी। न जाने क्या सोचकर फिर से वेटिंग रूम में आ बैठी। वो काफी लम्हों तक मंजर से गायब रहा। फिर अचानक वो काउंटर पर किसी से बात करता दिखाई दिया। हूर ने आहिस्ता से अपने कदम उठाए और उसके पीछे जा खड़ी हुई। जवाहर अपना एक हाथ पुश्त पर रखे काउंटर पर झुका हुआ था। हाथ में मौजूद मोबाइल की स्क्रीन ऑन थी, जिसे देखकर हूर के दिमाग ने उसे अपनी मोहब्बत का एक अलार्म देना चाहा था। उसने झुककर मोबाइल की स्क्रीन को टच करके कैमरा ऑन किया और अपनी एक तस्वीर बनाकर गैलरी ओपन करने ही वाली थी। जब जवाहर के जिस्म में हरकत पैदा हुई तो वो झट से पीछे हो गई। तस्वीर तो बन चुकी थी। बेखबर होकर उसने अपना दूसरा हाथ भी काउंटर पर रख लिया था। लेकिन हूर जिस मकसद से वहां खड़ी थी वो पूरा हो चुका था। इसलिए वो खामोशी से एक अलविदाई नजर उस पर डालकर चली गई।